हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको पता है जो हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। कहने का मतलब एक बहुत बड़ी आबादी कृषि पर जीवन यापन के लिए निर्भर है। और आपको ये भी पता होगा जो कृषि का जो उत्पादन जो है वो हमेशा से एक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि शुरू में हमारा उत्पादन काफी कम था और अभी का जो उत्पादन है अब हम लोग सरप्लस कैटेगरी में हैं। ठीक है? तो ये कैसे हुआ? तो क्योंकि समय-समय पे इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुए, न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ और इसके कारण एक क्रांति हुई। ठीक है दोस्तों? एक तरीके का रिवॉल्यूशन हुआ जिसके कारण हमारे प्रोडक्शन रेट्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ठीक है? और हमारा एग्रीकल्चर आज के डेट में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो चलिए एक-एक करके हम लोग जितने भी एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशंस हैं उनको देखते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन से। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बिना किसी भी एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की चर्चा करना बेकार है। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन और इसी से समझो 70% सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कब का दौर था? तो 1960s का दौर था। दोस्तों, एक बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, जो आज के लोग ऐसा सोचते हैं जो अभी हमारा देश विश्व गुरु बन गया है या फिर तरक्की कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश ने ऐसी ऐसी चीजें झेली हैं जिसके कारण आज जो आप भारत देश देख रहे हो, ये इतिहास की ही देन है। जो हमने ऐसी ऐसी चीजें झेली हैं जिसके कारण हम लोग बहुत मजबूत आज हुए हैं। ठीक है? तो इसी में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी एक पार्ट है। कब और कैसे इस जर्नी पे पहुंचे, ये भी आपको समझना होगा। ठीक है? दोस्तों, इस क्रांति की कहानी छोटी-मोटी कहानी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। थोड़ा-सा आप समझ लो। ऐसा है, जो बात करेंगे पहले प्री इंडिपेंडेंस की है। ठीक है? ये आप समझो उस समय का दौर था जब बर्मा का डिवीजन हुआ था। आपको पता है जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, है ना? और इसके बाद 1937 में बर्मा हमारे भारत से अलग हो गया। ठीक है? ये समझो हमारा भारत का मैप है। माफ करना इतना बुरा मैप बनाने के लिए, लेकिन इससे आपको स्टोरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो ऐसा है, जो 1937 में जो बर्मा था, ये अलग हो गया हमारे देश से। और यहाँ पे दाल का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता था। पल्सेस जो होते हैं, यहाँ पे अच्छे से उत्पादन होते थे। फिर 1947 में हमने विभाजन झेला। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा कट गया था जिसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के डेट में बांग्लादेश है ना? 1971 में ये बांग्लादेश बन गया था, है ना? तो यहाँ पे चावल का उत्पादन अच्छे से होता था। और उसके बाद ये जो पाकिस्तान वाला जो एरिया था, यहाँ पे वेल ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इस तरीके से खेती हुआ करती थी और ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतरीन था, जो यहाँ पे व्हीट प्रोडक्शन अच्छे से होता था। अब ये दोनों हिस्से तो कट गए, है ना? बर्मा कट गया, आपको बांग्लादेश कट गया और पाकिस्तान कट गया। इसके कारण से हमारे इंडिया में एक तरीके का एग्रीकल्चरल क्या कहोगे? मतलब एक तरीके का फूड शॉर्टेज देखने को मिला। ठीक है? और इसके लिए हमें आज़ादी तक वेट नहीं करना पड़ा। बात है 1943 की, जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, तो आपको ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ से आपको एग्रीकल्चर को लेके चले गए यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर चल रहे थे ना, ट्रूप्स को खाना खिलाने के लिए यहाँ से जितना भी सीरियल्स हुआ करते थे, ग्रेन्स हुआ करते थे, वो लेके चले गए वो। एक तरीके का ड्रेन था ये, ठीक है? और इसके कारण 1943 में बहुत बड़ा फैमिन आया हमारे देश में। ठीक है दोस्तों? फिर अब इस फेमिन के बाद आप समझो 1959 में तब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। उस समय में यूएस के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर को जो ऐसा है, जो आप एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर को पीएमएफ बनाओ। कहने का मतलब प्राइम मूविंग फोर्स बनाओ। मतलब आप अपनी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर बेस्ड बनाओ, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दो। आपको पता होगा जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, जवाहरलाल नेहरू के समय में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, प्लानिंग कमीशन जब था अस्तित्व में, तो आपको पता है इंडस्ट्रीज़ पे जोर देना शुरू हुआ था। उसी समय में बड़े-बड़े रिफाइनरीज़ लगाए गए थे, है ना? और उसी समय में एम्स, आईआईटीज़ वगैरह भी खुले थे। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। चाइना जो था,
वो एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहा था, ठीक है? और हमारा जो देश था, वो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दे रहा था। तो फिर अमेरिका से जो कंसल्टेंट्स आए थे, उन्होंने बताया जो आप एक काम करो, आप एग्रीकल्चर पे जाओ, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही बेकार होने वाला है। अराउंड 1960s में एक भीषण तबाही आपको देखने को मिलेगी, जो कि हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, वो अभी हम थोड़ा-सा समझते हैं। दोस्तों, उस समय में जो आज़ादी के बाद समझो एक तरीके से हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा फूड शॉर्टेज था। इसके कारण हमने अमेरिका से टाई अप किया था जिसका नाम था पीएल 480 और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं, ठीक है? पीएल, पीएल का मतलब होता है पब्लिक लॉ 480। इसके तहत क्या था, जो अमेरिका हमें गेहूँ भेजेगा, ठीक है दोस्तों? बेसिकली चावल भी भेजना था लेकिन चावल बहुत ही कम भेजा उसने और गेहूँ ज़्यादा भेजेगा। दुःख की बात ये है दोस्तों, दुःख की बात ये है, जो मान लो ये अमेरिका का जो मैप है ना, हमने आपने ज्योग्राफी वाला जब लेक्चर देखा होगा तो पता होगा जो ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं प्रेयरीज़। जो कि बेसिकली ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पे व्हीट का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि प्रेरीज़ एक तरीके का ग्रासलैंड है और व्हीट जो होता है वो बेसिकली एक तरीके का ग्रास ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पे व्हीट का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है, मक्के का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता था, है ना? मेज़ और व्हीट का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता था, ये यूएस है। लेकिन ये जो व्हीट और मेज़ थे वो बेसिकली सूअरों के लिए के खाने में इस्तेमाल किया जाता था। अब यही चीज़ें हमें भेजी जाती थी और इसके कारण जर्नलिस्ट लोग लिखा करते थे, जो जो सूअरों का खाना है, जो सूअर लोगों का खाना है, वो हिंदुस्तानियों को खिलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से कहना शुरू हुआ गया मतलब इस तरीके से न्यूज़ बनना शुरू हुआ। तो फिर हमने डिसाइड किया, जो हम लोग फूड के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है? तो आज आप आत्मनिर्भर भारत देख रहे हो लेकिन सच पूछो तो फूड के मामले में आत्मनिर्भर होने की नींव 1960s में ही डाल दी गई थी। और उस समय में लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने तो एक नारा भी दिया था, जो आप लोग जहाँ हो वहीं पे खेती करना शुरू कर दो, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये, जो आप एक दिन खाना स्किप कर दो। 1 हफ्ते में 1 दिन खाना स्किप कर दो, ये उन्होंने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। फिर एक चीज़ समझो, जो एक सी. सुब्रमण्यम हुआ करते थे, एक व्यक्ति, जो कि उस समय में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे। उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये व्यक्ति हैं सी सुब्रमण्यम, ठीक है? उस समय में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे। इनको भारत रत्न भी मिला था। 1988 में शायद मिला था, आई एम नॉट श्योर। और इसी समय में सुभा लक्ष्मी, एमएस सुभा लक्ष्मी को भी मिला था, है ना? और इनको पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों? क्योंकि इनका ही निर्णय जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निर्णय था, जो बाद में इंदिरा गांधी ने बैकअप किया था इसको, ठीक है? इंदिरा गांधी का कार्यकाल आता है और इंदिरा गांधी ने बैकअप किया है और उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। सी सुब्रमण्यम ने 2 फ़ॉर्मूला दिया था, 2 पॉइंट्स फ़ॉर्मूला इसको कहते हैं। 2 पॉइंट्स फ़ॉर्मूला क्या था? ये बेसिकली जो ऐसा था, जो आप एक तो सबसे पहले इंसेंटिव दो इन फ़ॉर्म ऑफ सब्सिडी फार्मर्स को, और दूसरा हाई यील्ड वैरायटी लगाओ, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप लगाओ। अब जैसे समझो पहले गेहूँ के जो पेड़ या पौधे हुआ करते थे, उनका लेंथ ये था। अब लोगों ने शॉर्टर लेंथ को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है? इससे क्या होता था, जो भी हवाएँ चलती थीं, तो ये पेड़ गिर जाता था। अब शॉर्टर लेंथ होने के कारण नहीं गिरता है और इसकी जड़ें ज़्यादा मजबूत हुआ करती थीं। इसके कारण फसल जो है, वो टिका रहता था, फसल का नुकसान कम होता था। इसके अलावा हाई यील्ड वैरायटी का भी इस्तेमाल होना शुरू किया गया। फिर खेती के मामले में जो भी धनवान स्टेट्स थे, जैसे पंजाब, वेस्टर्न वेस्टर्न यूपी, इन सभी को सेलेक्ट किया गया, जो आप लोग टारगेट करके हाई यील्ड वैरायटी लगाओगे और कोई भी नुकसान नफा-नुकसान होगा वो गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है? इस तरीके से बैकअप तैयार किया गया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो हम लोग फूड सिक्योरिटी में मतलब फूड प्रोडक्शन में सरप्लस में चले गए और हमने वो मुकाम हासिल कर लिया, जब फ़ेमीन वगैरह नहीं आ रहा है और हम लोग अभी भी आत्मनिर्भर हैं। अब इनमें कुछ-कुछ की रोल है, वो समझो। ये व्यक्ति हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे। इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे विश्व में फैलाया था। ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी हैं और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए। फिर पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन उस समय में चिदम्बरम सुब्रमण्यम है। इनको भी आप मत भूलना, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक सवाल आ जाएँगे, 2 ऑप्शन दे देंगे आपको, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे।
है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इन व्यक्ति को भी मत भूलना, ये हैं दिलबाग सिंह अटवाल। इनको फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन कहा जाता था। ये समझो इनके एसोसिएट हुआ करते थे। मतलब बॉरलॉग के एसोसिएट हुआ करते थे दिलबाग सिंह अटवाल। इन्हें फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन कहा जाता था। तो ओवरऑल क्या है कहानी आप समझो, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में आया, दौर क्या था हमने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा क्या ही करना। उसके बाद फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो एमएस स्वामीनाथन हैं। की अचीवमेंट्स की बात कर लें तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को देखने को मिला, व्हीट एंड राइस दोनों में। और ये थर्ड 5 ईयर प्लान जो है 1965 में इंदिरा गांधी के समय में देखने को मिला था। तो यही सितारे जो हैं इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को अंजाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन की, जो कि 1970s की बात है। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड, जिसमें से वर्गीज कुरियन एक बहुत ही उभरता हुआ चेहरा था जिन्होंने इसको ये सफल बनाया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते थे। और हमने ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन कब किया गया था तो 1970s में। टारगेट क्या था, जो हम लोग सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर हो जाएं मिल्क प्रोडक्शन में। यस, आप सही समझ रहे हो, पहले हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हुआ करते थे, हमें इंपोर्ट पे भी निर्भर रहना पड़ता था। जी, दूध के प्रोडक्शन की बात हो रही है, बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने आज आज स्थिति ये हो गई है, जो हम लोग इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। ठीक है दोस्तों? तो ये स्थिति आज की है। किनकी देन है ये? तो समझो गवर्नमेंट का कोऑपरेशन हो गया, और ये जो वर्गीज़ कुरियन हैं, ये अमूल के फाउंडर हैं। ठीक है? अमूल आपको पता होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया जो है अमूल, इनके ये फाउंडर थे। कहाँ पे? तो ये आणंद में इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है दोस्तों? वैसे आपको बता दें, अमूल जो है वो डायरेक्टली इस तरीके से फाउंड नहीं हो गया था, जो चलो भाई आज अमूल बनाते हैं। इससे पहले एक कंपनी हुआ करती थी, शायद केरा समथिंग नाम था उसका। उसको टेक ओवर करके अमूल का नाम दे दिया गया था। अब ये जो पहले जो एक तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ करती थी, उनको एक कंपनी थी पॉल्सन मिल्क कंपनी थी, वो एक्सप्लॉइट करती थी। कहने का मतलब मोनोपोली था इनका। मोनोपोली ये था, जो दूध ये ले लेते थे, पाउडर बनाते थे, और आ, पैसा उतना देते नहीं थे। तो इस मोनोपोली को डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन ने तोड़ा। व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए, ऑपरेशन फ्लड लेके आए, मिल्क प्रोडक्शन को एक नई दिशा दी गई। फिर आते हैं ब्लू ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए। सवाल आता है, जो ब्लू रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो बेसिकली ये फिश फार्मिंग से रिलेटेड है। और इसमें जो की रोल निभाया गया था, वो कब निभाया गया था? तो 7th 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफएफडीए फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी बनाया, और इसकी मदद से ब्लू रेवोल्यूशन 1985 से 1990 के बीच में, जो कि 7th 5 ईयर प्लान का समय है, वहां पे लाया गया। दो नाम बहुत ही सामने आते हैं, एक है हीरा लाल चौधरी, और दूसरा है डॉक्टर अरुण कृष्णन। सवाल इनसे आने के चांसेस कम हैं, क्योंकि दो व्यक्ति हैं इन्वॉल्व। इसीलिए अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लू रेवोल्यूशन से तो सवाल आते ही हैं। ठीक है। और अचीवमेंट क्या था? तो रैपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मैरीन प्रोडक्ट्स। नेल्लोर जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, उसे अब श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया बुलाते हैं। सिमिलरली सिल्वर रेवोल्यूशन 1969 से 1978 के दौरान देखने को मिला। और सिल्वर रेवोल्यूशन है वो बेसिकली एग से रिलेटेड है, इससे सवाल आते हैं। एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सवाल आते हैं, आपको पता होना चाहिए। और किनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा ये सिल्वर रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। तो बेसिकली कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बेसिक लीडर का ही नाम है इंदिरा गांधी, उन्हीं के नाम पे ये अचीवमेंट जाता है। ठीक है। जो हम और कारण क्या था? तो आपको पता था, जो धीरे-धीरे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन में अपने आप को सरप्लस फूड सीरियल सरप्लस फूड सरप्लस तो बना रहे थे, लेकिन एक तरीके से प्रोटीन प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना था, क्योंकि हमारे यहाँ सच पूछो हंगर इंडेक्स में हम लोग बहुत ही पीछे। अभी हंगर इंडेक्स था, उस समय में जो भी हो, उस समय में तो मॉल न्यूट्रिशन इतना बुरा हालत था, जो एक तरीके से प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना था। इसके लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन लाया गया। ठीक है दोस्तों। पिंक रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इसके फादर कौन है? तो दुर्गेश पटेल हैं। ठीक है दोस्तों। और किस चीज के लिए था? तो पोल्ट्री मीट प्रोसेसिंग, मेनली यही है, मीट प्रोसेसिंग। उसके अलावा अनियन प्रोडक्शन और ड्रग्स एंड प्रॉन्स के लिए भी पिंक रेवोल्यूशन टर्म यूज किया जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएंगे तो आपको प्रायोरिटी मीट प्रोसेसिंग पे ही देना है। फिर रेड रेवोल्यूशन भी एक टर्म है, जो
समझो टोमेटो और मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। विशाल तिवारी को फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन कहा जाता है। फिर गोल्डन रेवोल्यूशन 1991-2003 में फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन थे निरपक्ष तुतेज, और ये बेसिकली हनी प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे, और ये बेसिकली गोल्डन कलर का हनी जो होता है ना, इससे आप रिलेट करके सही ऑप्शंस पे पहुंच सकते हो। फिर गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, और ये एक तरीके से जूट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो जूट बैग जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना कम प्लास्टिक वेस्ट होगा। तो जूट इस तरीके से गोल्डन फाइबर है, जो आप समझो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बैग्स वगैरह बनाने में ज्यादा किया जाता है। ठीक है। और ऐसा है, इट इज सेकंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर आफ्टर कॉटन। ठीक है। चलिए फिर येलो रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसको आप गोल्डन रेवोल्यूशन से मत कंफ्यूज होना। येलो रेवोल्यूशन जो है ये ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए है, स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर ऑयल। ठीक है। और इसमें एक व्यक्ति का नाम आ रहा है सैम पित्रोडा। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इन्होंने रिजाइन दिया है कांग्रेस से, क्योंकि उन्होंने एक एक दो अजीब सा बयान दे दिया था, इसी के कारण। वैसे आपको बता दें, जो भारत में टेलीफोन जो आया, जो राजीव गांधी की एक तरीके की देन कही जाती है, उसमें सैम पिट्रोडा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है। चलिए फिर ब्लैक रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट, ये क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए है, और अभी हाल ही में क्रिएशन ऑफ बायोडीजल बाय ब्लेंडिंग एथेनॉल विद गैसोलीन, इस क्रांति को भी ब्लैक रेवोल्यूशन के अंदर ही काउंट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। फिर प्रोटीन रेवोल्यूशन, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टर्म दिया गया था 2014 में, और इनका ये कहना था जो हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और इसके कारण प्रोटीन जो है, लोगों में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाया जाए थ्रू प्रोडक्शन। ठीक है। और ये एक तरीके से सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन साबित होगा। ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो लेदर एंड कॉफी दोनों के लिए ये टर्म यूज होता है। ग्रे रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं। दिस इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर। ठीक है दोस्तों। राउंड रेवोल्यूशन क्या है, तो आलू के उत्पादन से रिलेटेड टर्म है। और एवरग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन इस तरीके से इन सब चीजों पर बढ़ावा देता है, जो आप टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट का इस्तेमाल इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से करो, है ना। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जो कि आपको हैंडआउट में मिल जाएगा। आप आसानी से चीजों को रिवाइज कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट था ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि हमने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।